हेलो एंड वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। हिंदी व्याकरण की सीरीज में हमने पहली क्लास वर्ण विचार की थी। पिछले वीडियो में हमने वर्ण विचार विस्तार से डिस्कस किया था और उसी क्रम में जो अगला टॉपिक है वो है शब्द विचार। तो इस वीडियो में हम शब्द विचार को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हालांकि थोड़ा डिटेल में जाने की वजह से वीडियो थोड़े लंबे हो जा रहे हैं, पर इतना आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। और चूंकि हमें हर चीज़ बहुत अच्छे से कवर करनी है तो थोड़ा वीडियो लंबे होंगे। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो जितना छोटा हो सकता हो, जिसको मैं समराइज कर सकता हूं, तो उसको मैं बहुत ही कम टाइम में बताने का प्रयास करूंगा। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है आपको, और कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियोस के बारे में लिखा करिए और हम आपकी बेहतरी के लिए और क्या सुधार कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले देखेंगे कि शब्द विचार में हम पढ़ेंगे क्या क्या। शब्द विचार में देखिए हम पढ़ेंगे कि शब्द क्या होते हैं और किस किस टाइप के शब्द होते हैं। शब्द से तो आप सब लोग समझ रहे होंगे कि शब्द जो भी हम बोल रहे हैं एक शब्दों का समूह है, उससे एक वाक्य बन रहा है और मैं अपनी बात आप लोगों तक कह पा रहा हूँ। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो ये शब्द जो हैं वो कितने टाइप के होते हैं। एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि जब एक से ज्यादा ध्वनि या वर्ण मिल जाते हैं और उससे कोई एक अर्थ प्रकट होता है तो जो सार्थक अर्थ निकलता है उसी को हम शब्द कहते हैं। शब्दों का यदि वर्गीकरण करें तो मुख्य रूप से शब्द के चार आधार हैं। अर्थ के आधार पर, और व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। तो कुल मिलाकर के ये चार तरीके के शब्द हैं। एक अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार या रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो इन्हीं को हम एक एक करके पहले अर्थ के आधार पर समझेंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर या रचना के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से शब्द और प्रयोग के आधार पर कौन कौन से शब्द। तो आइए सबसे पहले लेते हैं अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर यदि देखें तो शब्द के दो भेद होते हैं। कितने? दो। पहला सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि जिनका कोई ना कोई अर्थ है, और निरर्थक मतलब जिनका कोई अर्थ नहीं है। तो सार्थक और निरर्थक शब्दों से आपको पता चल रहा होगा और आप लोग ये सब जानते हैं। जैसे कि मैं आपको कोई भी कुछ भी बोल रहा हूं तो हर एक शब्द का कोई ना कोई मतलब है और उसके चलते ही आपको मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे मेरे हाथ में पेन है तो मैं इसको अगर बोलूं हिंदी में कलम, तो कलम से आप मुझे समझ पा रहे हैं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कहूँ कि विषय, घर, पुस्तक, तो इस तरह के जो भी शब्द जिनका मतलब निकल रहा है, कोई जिनका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है जिसको मैं समझ सकता हूं, तो वो क्या है? सार्थक शब्द है। और निरर्थक शब्द जिनका कोई मतलब नहीं है, यानी कि हम बोल तो देते हैं लेकिन उनका कोई सार्थक मीनिंग नहीं है, वो निरर्थक है ना। यानी कि जैसे मैं बोलूं देना वेना, मुक्का उक्का, रोटी वोटी, खाना वाना, तो ये जो हम वाना लगा रहे हैं ये निरर्थक है ना। मैं सिर्फ अगर बोलूं खाना तो इसका कोई ना कोई अर्थ है, आप समझते हैं खाना किस चीज को मैं बोल रहा हूँ। रोटी बोलूं तो भी आप समझते हैं, लेकिन जो मैं खाना वाना बोल रहा हूँ तो ये जो निरर्थक शब्द इसमें लग रहा है, इसलिए इनको निरर्थक शब्द बोलते हैं। वाना का कोई अर्थ नहीं है। ओके। इसके बाद हम बात करते हैं रचना व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो तीन टाइप के हैं। तो मैंने अभी आपको पहले यहाँ पर क्या बताया था कि अर्थ के आधार पर, तो अर्थ के आधार पर दो टाइप के होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, सार्थक और निरर्थक। इसके बाद व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, तो व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर तीन टाइप के कुल होते हैं। एक तो होते हैं रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो सबसे पहले रूढ़ शब्द समझेंगे, फिर यौगिक शब्द समझेंगे और फिर योग रूढ़ शब्द समझेंगे। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखो, ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं लेकिन अगर उसके टुकड़े कर दिए जाए तो निरर्थक हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला, अभी आपको समझाया था कि मेरे हाथ में कलम है तो मैं कलम बोलता हूं। यदि मैं आपको इसको टुकड़े कर दूं, का अलग कर दूं, मा अलग कर दूं, ला अलग कर दूं, तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे शब्द जिनको अलग करने पर उसका कोई फिर अर्थ नहीं निकलता है, तो ये क्या हो जाते हैं? रूढ़ शब्द हो जाते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जल, कल, फल, ये सब है। ठीक है। तो जिसका कोई ना कोई अर्थ निकले वो क्या है? सार्थक। जिसका कोई अर्थ ना निकले वो है निरर्थक। इसके बाद जिस शब्द को अगर उसको तोड़ दिया जाए बीच से, मतलब उसके दो टुकड़े कर दिए जाए तो उसका कोई अर्थ ना रह जाए, तो वो क्या हो जाते हैं? रूढ़ शब्द हो जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है यौगिक शब्द।
दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं इस तरफ लिख देता हूं विद्या और दूसरी तरफ लिख देता हूं आलय, ठीक है, और मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो ये क्या बन जाता है, विद्यालय। तो ये जो विद्यालय नया शब्द बन गया, ये क्या है, यौगिक शब्द है। तो यौगिक शब्द की एक ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि जितने भी शब्दों को मिलाकर के बनाया होगा तो उनको अलग करेंगे तो उनके अलग अलग अर्थ भी होंगे, और साथ में मिला देंगे तो एक नया अर्थ निकालने वाला जो है शब्द बन जाएगा। तो ये होते हैं यौगिक शब्द। इसके लिए कुछ एग्जाम्पल्स मैंने लिए हुए हैं यहाँ पर, जैसे कि स्वदेश। स्व में स्व का अर्थ अलग है और देश का अर्थ अलग है, तो ये क्या हो गया, स्वदेश हो गया। जैसे कि देवालय, तो देव प्लस आलय, देव में क्या होता है, देवता, और आलय मतलब कि घर, तो देवताओं का घर। कुपुत्र में जैसे कु अलग और पुत्र अलग करते हैं तो कु का अलग मीनिंग निकलता है और पुत्र का अलग मीनिंग निकलता है। कु मतलब कि बुरा और पुत्र मतलब आप जानते हैं तो बुरा संतान या बुरी संतान आप कह सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों शब्दों का अर्थ अलग अलग निकल रहा है यदि हम इसको ब्रेक करते हैं पूरे शब्द को, कुपुत्र को। तो ये हो गए यौगिक शब्द। और यौगिक कैसे याद रखेंगे, यौगिक मतलब योग से, योग से पता चल ही रहा है यौगिक। तो इस तरीके से हमने दूसरा वाला भी पढ़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या है, ऐसे शब्द किन्हीं दो शब्दों के योग से बने हों एवं बनने पर किसी विशेष अर्थ का बोध कराते हों, ये शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी कि दो शब्द होंगे और उनके मिलने से एक नया शब्द बने, लेकिन जो शब्द बने वो एकदम डिफरेंट मीनिंग हो उसका, है ना, अलग अर्थ का बोध कराएं, तो वो क्या हो जाते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया था यौगिक वाले में, जैसे मैंने बताया था स्वदेश। स्वदेश मतलब अपना देश, है ना, तो स्व अपना आ रहा है और देश तो अपना देश, मतलब वही लगभग मीनिंग वही है। जैसे मैंने बताया विद्यालय, तो विद्यालय यानी कि विद्यालय, तो लगभग मीनिंग वही निकल रहा है। कुपुत्र, कु मतलब बुरा, पुत्र मतलब संतान, तो यानी कि बुरा संतान, तो लगभग मीनिंग वही निकल रहा है। लेकिन योग रूढ़ शब्दों में क्या है कि योग करने पे जो नया शब्द बनेगा, यानी कि दो या दो से अधिक शब्दों को जो हम मिलाएंगे, वो जो नया शब्द बनेगा तो वो सिमिलर मीनिंग वही नहीं देगा जो यौगिक में बन रहा था, ये एक नया मीनिंग देगा। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, जैसे हमने लिया यहाँ पर नीलकंठ, यहाँ पर देखिए, तो नील और कंठ दो शब्दों को हमने मिलाया, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला, तो नीला गला। तो नीला गला नहीं हम इसको कह सकते हैं, नीलकंठ का एक डिफरेंट मीनिंग है जिसको हम कहते हैं शिव भगवान के लिए नीलकंठ का हम प्रयोग करते हैं। ऐसे ही सिंपल पंकज, दशानन, तो ये शब्द क्या है, दो शब्दों के मेल से तो बने हैं, लेकिन इनका जो मीनिंग जा रहा है ना, जो शब्द बन रहा है अब जो उसका मीनिंग निकल रहा है वो एकदम डिफरेंट है। ये इन्हें हम बहुब्रीहि समास में अभी आगे पढ़ेंगे। आगे आने वाली क्लासेस में हम जब समास पढ़ेंगे तो ये आप देखेंगे कि इस तरह के जो शब्द मिल करके एक तीसरा जो शब्द बन रहा है, जो डिफरेंट अर्थ निकाल रहा है, उसको हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने तीनों इसके भेद पढ़ लिए हैं। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। रूढ़ शब्द जिनका एकदम बिल्कुल क्लियर मीनिंग हो, जो भी आप कोई शब्द बोलते हैं वो रूढ़ शब्द हैं। यौगिक शब्द जो दो शब्दों से मिल करके बने, दोनों शब्दों का मीनिंग होगा, अपने आप में एक मीनिंग होगा, इसका भी अपने आप में मीनिंग होगा, और तीसरा शब्द जो बनेगा तो इन दोनों के मेल से बनेगा। सिंपली हमने योग रूढ़ शब्द में क्या पढ़ा कि हमारे पास ये दो शब्द तो होंगे, लेकिन जो तीसरा शब्द हमारा बनेगा उसका मीनिंग इन दोनों से अलग होगा, एक नया मीनिंग निकल के आएगा, है ना, तो वो है योग रूढ़ शब्द। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के चार भेद होते हैं, यहीं से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि योग रूढ़ और उनसे नहीं बनते हैं, लेकिन ज्यादातर जो प्रश्न किसी भी परीक्षा में बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं। और इसमें क्या क्या पढ़ते हैं हम, और उत्पत्ति के आधार पर जो शब्दों के भेद किए गए हैं वो कौन कौन से भेद हैं,
तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तो तत्सम तद्भव तो हम सभी पढ़ते आए हैं और हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें भी हिंदी व्याकरण पूछा जाता है। तो इनको हम अलग से वीडियो क्लासेस में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बस मीनिंग समझेंगे और आने वाली क्लासेस में हम इनके लिए एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। तत्सम तद्भव, है ना, ये सारे संज्ञा सर्वनाम इनके हम बहुत डिटेल में अलग से वीडियोस लाएंगे, क्योंकि अपने आप में एक टॉपिक है पूरा। तो हम इनके लिए अलग से वीडियोस लाएंगे और हम ऐसे तत्सम तद्भव की एक पूरी लिस्ट आपको देंगे, एक पूरी ऐसी लिस्ट बनाएंगे जो सच में वाकई जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और ऐसे तत्सम तद्भव या विलोम शब्दों को नहीं इसमें शामिल करेंगे जो बिल्कुल एकदम सरल होंगे। तो जैसे कि रात का रात्रि, आग का अग्नि, तो ये तो बहुत बहुत सिंपल है, ये तो सब जानते हैं। हम कुछ ऐसे शब्दों को रखेंगे जो वाकई आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं और उन शब्दों को बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए आगे देख लेते हैं तत्सम तद्भव देशज विदेशज को। तो तत्सम शब्द जानते हो आप, सीधे सीधे जो संस्कृत से उठा करके हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने लगे हैं, ज्यों का त्यों उन्हीं शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि पुष्प, पृथ्वी, मृत्यु, कवि, माता, विद्या, नदी, फल, ये सारे शब्द जो हैं क्या हैं, तत्सम शब्द हैं। जैसे संस्कृत में इनको यूज किया जाता था, ज्यों का त्यों इनको हिंदी भाषा में यूज किया जाने लगा। इसके बाद तद्भव शब्द, ऐसे शब्द जिनकी संस्कृत भाषा से उत्पत्ति तो हुई, लेकिन वो क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमारी हिंदी भाषा है वो बोलते बोलते टोन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव आता रहा लोकल तौर पे, या हम लोग बोलने में गलती करते रहे और धीरे धीरे हमने क्या किया, उसको हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे। और वो जो बिगड़ा हुआ शब्द था, जो विकृत शब्द था संस्कृत भाषा का, वो बदल कर क्या हो गया, हिंदी में आ गया, थोड़ा मूल चूक उसमें परिवर्तन हो गया। वही शब्द जो हिंदी भाषा में यूज होने लगे उनको हमने कह दिया है तद्भव शब्द। उदाहरण के लिए दुग्ध को हम दूध कहने लगे, अग्नि को हम आग कहने लगे, कार्य को हम काम कहने लगे, कर्पूर को हम कपूर और हस्त को हम हाथ कहने लगे। हालांकि अभी भी दुग्ध, अग्नि, कार्य ये शब्द यूज होते हैं, ये शब्द कहीं गए नहीं है, लेकिन फिर भी हम जो आम भाषा में यूज करते हैं, दूध, आग, है ना, हाथ, ये सब क्या है, ये संस्कृत के जो है बदले हुए रूप हैं जो हिंदी में यूज होने लगे हैं। तो इनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो ये बहुत आसान है चीजों को समझना कि तत्सम तद्भव क्या है, लेकिन और जो शब्द हैं जिनकी प्रैक्टिस हमें करनी है वो लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा इसी चैनल पर, जिसमें तत्सम और तद्भव के जो ऐसे शब्द होंगे जो आपको सच में कंफ्यूजन क्रिएट करते होंगे या सच में आपको पढ़ने की उनकी जरूरत होगी, तो उन शब्दों को मैं आपको लिस्ट दूंगा, तो वो आप जरूर एक बार पढ़िएगा। क्योंकि कार्य का काम होता है, अग्नि का आग होता है तद्भव, ये तो बहुत आसान है। कुछ ऐसे शब्द होंगे जो सच में आपको लगेंगे कि यार मैंने सोचा भी नहीं था ऐसा, तो उन शब्दों की लिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। ऐसे ही आपको विलोम शब्दों की भी लिस्ट दूंगा, ऐसे ही पर्यायवाची की लिस्ट आपको दूंगा। ठीक है, तो धीरे धीरे आने वाली क्लासेस में आपको मैं ये सब बताते हुए और उनका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, और जो ये लेक्चर हो रहा है इसमें जो भी कंटेंट आपको दिख रहा है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर एज ए पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, देशज और विदेशज शब्दों पर भी बात कर लेते हैं। देशज शब्द क्या है? देशज शब्द ऐसे शब्द हैं जो भारत की विभिन्न स्थानीय बोलियों में से हिंदी में आ गए हैं, वे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे अलग अलग एरियाज पे, अलग अलग लोकल एरियाज पे वो शब्द बोले जाते थे और वहां से फिर क्या आ गए हैं, वो हिंदी भाषा में उनको ले लिया गया है ज्यों का त्यों, तो वो क्या हो गए हैं, देशज शब्द हो गए हैं। जैसे बहुत सारे एरियाज में डिबिया बोला जाता है, लोटा बोला जाता है, पगड़ी बोला जाता है, इडली डोसा, है ना, ये साउथ के इडली डोसा, समोसा, गुलाब जामुन, है ना, लड्डू खटखटाना, झाड़ू, खिड़की, ये सब क्या है, ये लोकल शब्द हैं हमारे, विभिन्न विभिन्न भाषाओं में बोले जाते रहे हैं ये शब्द, तो उनको ज्यों का त्यों ले लिया गया है, वहां से उन बोलियों से हिंदी भाषा में शामिल कर लिया गया उन शब्दों को, तो ये है देशज शब्द। इसके बाद हम बात करते हैं विदेशी शब्दों पर, यानी विदेशज शब्द या विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जो भारत से बाहर देश की भाषाओं से हैं लेकिन ज्यों के त्यों बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयुक्त हो गए हैं, वे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे हमारी इंडियन जो लैंग्वेज है
अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, तो वहां से जो शब्द उठा के हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं, तो क्योंकि देश की भाषाएं थी तो देशज शब्द उनको कह दिया। विदेशी भाषाओं से हमने जो भी शब्द लिए हैं तो उनको हम विदेशी शब्द बोलने लगे हैं या विदेशज शब्द बोलने लगे हैं। तो विदेशी शब्दों में बहुत सारी भाषाएं हैं जिनके शब्द हमने हिंदी में ज्यों का त्यों ले लिए हैं। उनके एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि अंग्रेजी भाषा है, फारसी भाषा है, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, जापानी। इन सब भाषाओं से हमने कोई ना कोई शब्द जो है हिंदी भाषा में शामिल कर लिया है। तो आप इसे डिटेल में पढ़ लीजिएगा। जैसे कि अंग्रेजी में हमने कॉलेज शब्द को ज्यों का त्यों यूज कर लिया है ना। पेंसिल शब्द को हमने ज्यों का त्यों यूज कर लिया। रेडियो, टेलीविजन, डॉक्टर, लेटर बॉक्स, पेन, टिकट मशीन, सिगरेट, साइकिल, ये सारे शब्द जो है हमने ज्यों का त्यों अंग्रेजी भाषा से ले लिया है। ऐसे ही फारसी में हमने अनार, चश्मा, हर एक बच्चा बच्चा चश्मा ही बोलता है अब उसको, है ना। तो चश्मा जो है ये कौन सा शब्द है, ये विदेशी भाषा से है, और विदेशों में कौन सी भाषा, फारसी भाषा का शब्द है। दुकान जो है विदेशी भाषा का शब्द है, जिसमें से फारसी भाषा का शब्द है। दरबार, नमक, नमक देखिए, है ना, आपने सोचा भी नहीं होगा कि ये फारसी भाषा का शब्द है ना। रुमाल, आदमी, आदमी भी फारसी भाषा का शब्द है। तो ये सारे शब्द क्या हैं, जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद अरबी में देखो, औलाद, अमीर, कत्ल, कलम, कानून, खत, फकीर, रिश्वत, औरत, कैदी, मालिक और गरीब, ये सब क्या है, अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद तुर्की में देखो, कैंची, चाकू, तोप, बारूद, लाश, दारोगा, बहादुर, ये सब क्या है, तुर्की भाषा के हैं। तो आप घर में जो चाकू यूज करते हैं वो तुर्की भाषा का शब्द है, सोचिए। पुर्तगाली, आचार, कारतूस और गमला, चाबी, तिजोरी, तौलिया, फीता, साबुन, तंबाकू, कॉफी और कमीज, ये सब क्या है, पुर्तगाली हैं। तो ये जो कॉफी है, जो साबुन है, ये सब जो आप यूज कर रहे हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। फ्रांसीसी शब्दों में देखें तो पुलिस फ्रांस का शब्द है, कार्टून, इंजीनियर, कर्फ्यू, बिगुल, ये सब क्या है, फ्रांसीसी शब्द हैं। चीनी शब्दों में देखो, तूफान, लीची, चाय, पटाखा, ये सब क्या है, चीनी शब्द हैं। यूनानी में टेलीफोन, टेलीग्राफ, एटम, डेल्टा, ये सब क्या है, यूनानी शब्द हैं। और जापानी में कौन सा शब्द है, रिक्शा शब्द जो है जापानी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके से ये विदेशी भाषाओं के कई सारे शब्द हैं जो हम ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर भी शब्दों के दो भेद किए गए हैं। शब्द विचार के 4 भेद किए थे और उसका ये चौथा पार्ट है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद जो हैं वो क्या है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो दो टाइप के इसमें भी शब्द होते हैं प्रयोग के आधार पर, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो सबसे पहले विकारी शब्दों में क्या, शब्दों को जब वाक्यों में प्रयोग किया जाता है तो उन वाक्यों में जब लिंग, कारक और वचन आदि के अनुसार परिवर्तन हो जाता है तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन हो वे विकारी शब्द कहलाते हैं। उदाहरण से देखते हैं, लिंग, लिंग के अनुसार कैसे परिवर्तन होता है। जैसे एक वाक्य है, लड़का पढ़ता है, तो मैंने यदि अगर लड़के को लड़की कर दिया तो देखिए इसमें तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। लड़की पढ़ती है तो लिंग इसका परिवर्तन हो गया, मैंने शब्द बदला और इसके लिंग में परिवर्तन हो गया। इसके बाद वचन में देखिए, लड़का पढ़ता है, तो यदि मैं लड़का को लड़के कर दूं तो देखिए इसके वचन में परिवर्तन हो जाएगा। लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं हो गया। अब इसको अगर मैं लड़के पढ़ता है लिखता तो सेंटेंस इनकरेक्ट होता। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिनको आप इंग्लिश में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और वर्ब कहते हैं, जिन्हें आप पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं, इन्हें हम हिंदी में विकारी और अविकारी शब्द कहते हैं। तो इनको हम बहुत डिटेल में अलग अलग सेपरेट वीडियोस में पढ़ेंगे। अब आगे बात करते हैं अविकारी शब्द। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विकारी जिनमें बदलाव हो रहा था, अविकारी जिनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो विकारी शब्दों के विपरीत ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन एवं कारक आदि के बदलने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात जो शब्द अपरिवर्तित रहते हैं, जिन पर किसी भी परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे शब्द जो है अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो सिंपल, जिनमें कोई चेंज नहीं होता, वो अविकारी शब्द हैं। उदाहरण के लिए, किंतु, परंतु, अधिक, धीरे, तेज आदि, ये सब क्या हैं, ये सब अविकारी शब्द हैं।
और अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। इंग्लिश में आप इन्हें एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के नाम से जानते हैं। तो अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच हैं, 8 प्रकार के विकारी और अविकारी शब्द, ठीक है। तो जिनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये था कुल मिलाकर के शब्द विचार, जो मेन बातें थी शब्द विचार में आपको पढ़ना बहुत जरूरी था, तो हमने उनको देख लिया है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।